क्या आप जानते हैं कि भारत में वेश्यावृत्ति का इतिहास हजारों साल पुराना है। कभी इसे समाज में सम्मान मिला तो कभी इसे अपराध माना गया। आखिर भारत में वेश्यावृत्ति की शुरुआत कैसे हुई, कैसे यह संस्कृति और समाज का हिस्सा बनी और आज यह किस स्थिति में है। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐतिहासिक यात्रा पर, जहां हम जानेंगे कि कैसे प्राचीन भारत में गणिकाएं सम्मानित थीं, कैसे मध्यकाल में तवायफों का दबदबा था और कैसे ब्रिटिश राज के दौरान इसे कानूनी जटिलताओं में जकड़ दिया गया। प्राचीन भारत में गणिकाएं सिर्फ मनोरंजन करने वाली महिलाएं नहीं थीं, बल्कि वे समाज के उच्च वर्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। वे कला, संगीत, नृत्य और साहित्य की झांता होती थीं और अक्सर राजा महाराजाओं के दरबार में महत्वपूर्ण स्थान रखती थीं। गणिकाओं का समाज में एक विशिष्ट दर्जा था और उन्हें बुद्धिजीवियों और विद्वानों के समान सम्मान मिलता था। गणिकाएं न केवल मनोरंजन करती थीं, बल्कि वे राजनीतिक और कूटनीतिक मामलों में भी सलाहकार की भूमिका निभाती थीं। वे राजाओं और सामंतों के साथ गहन वार्तालाप करती और कभी-कभी महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयों में भागीदार भी होती थीं। उनके आश्रय स्थल कला और संस्कृति के केंद्र होते थे, जहां विद्वान, कवि और संगीतकार एकत्रित होते थे। इन गणिकाओं का उल्लेख हमें प्राचीन ग्रंथों और साहित्य में भी मिलता है। उदाहरण के लिए कामसूत्र में वात्स्यायन ने उन्हें नागरिक और सभ्य समाज का हिस्सा माना है। इसके अलावा संस्कृत साहित्य में गणिकाओं को उच्च शिक्षित और कला में निपुण बताया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। इस प्रकार प्राचीन भारत में गणिकाएं केवल वेश्यावृत्ति का हिस्सा नहीं थीं, बल्कि वे समाज के सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती थीं। प्राचीन भारत में वेश्यावृत्ति का पहला उल्लेख हमें वेदों और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में महिलाओं की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अप्सराओं और गंधर्व विवाह जैसी अवधारणाएं मौजूद थीं, जिनका संबंध प्रेम और भोग से था। इनका काम राजा महाराजाओं और देवताओं का मनोरंजन करना था, लेकिन कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जो बताता हो कि इस समय वेश्यावृत्ति एक संस्थागत या पेशे के रूप में थी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, महाजनपद काल तक अर्थात जैन और बुद्ध मौर्य काल में यहाँ नगरों और व्यापार का विस्तार हुआ और इस कारण गणिकाओं को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। वे सिर्फ नर्तकियां या गायिकाएं नहीं, बल्कि राजनीति और कूटनीति में भी निपुण होती थीं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वेश्याओं का विस्तृत उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया कि राज्य द्वारा वेश्याओं को नियंत्रित किया जाए और उनसे कर, टैक्स वसूला जाए। इस समय नगर वधू की परंपरा थी, जिसमें एक महिला को पूरे शहर की सम्मानित गणिका माना जाता था। प्रसिद्ध नगर वधू आम्रपाली का उदाहरण ले, जिसे वैशाली राज्य की सबसे सम्मानित महिला माना जाता था। महाजनपद काल में वेश्यावृत्ति एक संस्थागत रूप में स्थापित थी और एक स्वीकृत पेशे के रूप में देखा जाता था। गुप्त काल में हिंदू पुनरुत्थान और नैतिक प्रतिबंधों के कारण इस व्यवसाय को सीमित करने का प्रयास किया गया। अब गणिकाएं केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वे संगीत, नृत्य और काव्य कला में निपुण होती थीं। कालिदास जैसे महान कवियों के ग्रंथों में गणिकाओं को एक शिक्षित और प्रतिष्ठित वर्ग के रूप में चित्रित किया गया है। भक्ति आंदोलन और हिंदू धर्म के नैतिक मूल्यों के प्रभाव से वेश्यावृत्ति को धीरे धीरे समाज में एक नकारात्मक दृष्टि से देखा जाने लगा था। मध्यकालीन भारत में वेश्यावृत्ति केवल शारीरिक व्यापार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे संगीत, नृत्य और दरबारी संस्कृति के साथ जोड़कर देखा जाने लगा था। अब वेश्यावृत्ति का समाज दो रूपों में उल्लेख मिलता है, तवायफ और देवदासी प्रथा। तवायफें मुगल कालीन दरबारी गणिकाएं थीं और देवदासियां मंदिरों से जुड़ी महिलाएं थीं। तवायफें केवल नर्तकियां नहीं थीं, बल्कि वे उच्च वर्ग की महिलाओं की तरह सम्मानित थीं। वे संगीत, शायरी और कला की गहरी समझ रखती थीं। इनके साथ कोठा संस्कृति विकसित हुई। उमराव जान, गौहर जान और रुस्काना प्रसिद्ध तवायफों थी, जो नवाबों और बादशाहों की प्रिय बन गई और समाज में सम्मानित स्थान को प्राप्त किया। लखनऊ, दिल्ली, आगरा और बनारस जैसे शहरों में कोठों की बड़ी संख्या थी। कोठे केवल वेश्यावृत्ति के स्थान नहीं थे, बल्कि वे कला और संस्कृति के केंद्र भी थे। मुगल काल के अंत में अंग्रेजों के आने के बाद तवायफों की प्रतिष्ठा घटने लगी और उन्हें केवल वेश्याओं के रूप में देखा जाने लगा। देवदासी प्रथा विशेष रूप से दक्षिण भारत में प्रचलित थी। इसमें लड़कियों को बचपन में ही मंदिरों में देवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया जाता था। इनका कार्य धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना,
राजा महाराजाओं के मनोरंजन के लिए नृत्य और धार्मिक और सामाजिक कार्य करना था। प्रारंभ में यह एक सम्मानजनक प्रथा थी, लेकिन धीरे धीरे मंदिरों के प्रभावशाली पुजारियों और रईसों ने देवदासियों का यौन शोषण करना शुरू कर दिया। वे राजा महाराजाओं, जमींदारों और पुजारियों के लिए रखैल बनकर रह गईं। ब्रिटिश शासन 1757-1947 के दौरान भारत में वेश्यावृत्ति का स्वरूप काफी बदल गया। जहां एक ओर ब्रिटिश नैतिकता और कानून ने इसे नियंत्रित करने की कोशिश की, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश सेना और समाज में इसकी मांग के चलते वेश्यावृत्ति कई जगहों पर संस्थागत रूप में मौजूद रही। ब्रिटिश सेना की छावनियों, कैंटनमेंट्स में सैनिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वेश्याओं को अनुमति दी गई। भारत के कई शहरों में रेड लाइट एरिया बनाए गए। इन इलाकों को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता था। कंटेजियस डिजीजेस एक्ट 1864, 1868, 1886 लागू किया गया, जिसके तहत छावनियों में काम करने वाली वेश्याओं का नियमित चिकित्सीय परीक्षण होता था ताकि यौन रोगों को रोका जा सके। इस कानून ने महिलाओं की स्वतंत्रता का हनन किया और उन्हें जबरन जांच और नियंत्रण की प्रक्रिया में डाल दिया। अंग्रेजों ने तवायफों को वेश्या की श्रेणी में रख दिया, जिससे उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा गिरने लगी। लखनऊ, बनारस और दिल्ली जैसे शहरों की मशहूर तवायफें अब केवल यौन सेवा से जोड़ी जाने लगी, जबकि पहले वे कला की संरक्षक थीं। इससे शिष्टाचार, संगीत और नृत्य की पारंपरिक शिक्षा धीरे धीरे नष्ट होती चली गई। समाज सुधारकों ने इसका विरोध भी किया। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों ने महिलाओं के अधिकारों को ध्यान में रखकर वेश्यावृत्ति के खिलाफ आवाज उठाया। महात्मा गांधी ने भी वेश्यावृत्ति के खिलाफ आंदोलन चलाया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। देह व्यापार और शोषण में वृद्धि हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान गरीबी, पलायन और युद्धों के कारण कई महिलाएं मजबूरी में इस पेशे में धकेल दी गईं। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास जैसे महानगरों में वेश्यावृत्ति तेजी से फैली। बाल वेश्यावृत्ति और मानव तस्करी जैसे गंभीर मुद्दे सामने आने लगे। एक ओर अंग्रेज सभ्यता और नैतिकता की बात करते थे, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने सैनिकों के लिए बोर्डेलोस अर्थात कोठे को प्रोत्साहित किया। स्वतंत्रता के बाद भी वेश्यावृत्ति की समस्या बनी रही। इसकी कानूनी स्थिति के बारे में देखें तो 1956 में सरकार ने सुप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वीमेन एंड चिल्ड्रन एक्ट SITA कानून बनाया और 1986 में इसे संशोधित कर इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ITPA लागू किया। इसकी कानूनी स्थिति देखें तो वेश्यावृत्ति न अवैध है न पूरी तरह वैध है। स्वयं के लिए यौन सेवा देना गैर कानूनी नहीं है। यानी अगर कोई महिला स्वेच्छा से यह काम कर रही है तो यह कानून के तहत अपराध नहीं है। वेश्यावृत्ति से जुड़े अन्य कार्य जैसे कोठा चलाना या प्रबंध करना, बिचौलिए, दलाल का कार्य करना, सार्वजनिक स्थान पर ग्राहक ढूंढना, सॉलिसिटिंग, बाल वेश्यावृत्ति या जबरन यौन कार्य कराना, इन सब पर स्पष्ट प्रतिबंध है। आज भी भारत में कई बड़े रेड लाइट एरिया मौजूद हैं, जैसे मुंबई में कमाठीपुरा, कोलकाता का सोनागाछी, दिल्ली में जीबी रोड, पुणे में बुधवर पेठ और हैदराबाद में कोठी इलाका। इन क्षेत्रों में NGOs और सामाजिक संगठनों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों और स्वास्थ्य की दिशा में काम किया जा रहा है। कई NGOs जैसे डरबर महिला समन्वय कमेटी, एपनी AP विमेन वर्ल्ड वाइड इन महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार भी HIV एड्स जागरूकता, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण योजनाओं के माध्यम से मदद करने की कोशिश कर रही है। आज भारत में वेश्यावृत्ति एक कानूनी ग्रे एरिया में है। वेश्यावृत्ति खुद अवैध नहीं है, लेकिन इससे जुड़े अन्य काम जैसे दलाली, सार्वजनिक स्थानों पर सेक्स वर्क का प्रचार करना या इसे संगठित रूप से चलाना गैर कानूनी है। वेश्यावृत्ति को समाज में अभी भी हीन दृष्टि से देखा जाता है। सेक्स वर्कर्स को भेदभाव, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और मानवाधिकारों के उल्लंघन का सामना करना पड़ता है। बहुत सी महिलाएं गरीबी, बलात्कार, मानव तस्करी या धोखे की वजह से इस पेशे में आती हैं। कई सेक्स वर्कर्स के लिए यह जीविका का मुख्य साधन है। कुछ बड़े शहरों जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली में संगठित सेक्स वर्क का बड़ा नेटवर्क है। भारत में वेश्यावृत्ति का इतिहास जटिल और विविध रहा है। प्राचीन काल में यह एक सम्मानजनक पेशा था, लेकिन मध्यकाल और आधुनिक काल में इसका शोषण बढ़ता गया। औपनिवेशिक काल में इसे एक अपराध का रूप दे दिया गया।
और स्वतंत्र भारत में इसे नियंत्रित करने के लिए कानून बनाए गए। आज भी ये एक संवेदनशील सामाजिक मुद्दा बना हुआ है, जहां महिलाओं के अधिकार, कानून और नैतिकता के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। सरकार और समाज को मिलकर ऐसे कदम उठाने चाहिए जो महिलाओं को इस पेशे से बाहर निकलने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करें। शिक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कानूनी और सामाजिक सुधारों की आवश्यकता बनी हुई है ताकि महिलाओं का शोषण रोका जा सके और उन्हें एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिले। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए या इसे खत्म करने के लिए और कड़े कानून बनने चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। Crow IQIS